नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.77 मीटर जेवलिन थ्रो किया, टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे। जी हां दोस्तों, भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के लिए क्वालिफाइंग राउंड में शुक्रवार को 88.77 मीटर थ्रो किया। इसके साथ ही उन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। नीरज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह पक्की कर ली है। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक की शुरुआत 26 जुलाई 2024 से होगी। वहीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 27 अगस्त यानी कि रविवार को खेला जाएगा। दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने अब तक एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड नहीं जीता है। हंगरी के बुडापेस्ट में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज ने क्वालिफाइंग राउंड के अपने पहले प्रयास में ही 88.77 मीटर थ्रो किया, जो उनका सीजन का बेस्ट भी है। चोपड़ा ने इसी साल मई में दोहा डायमंड लीग में अपने पिछले सीजन का बेस्ट 88.67 मीटर हासिल किया था। ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के अलावा 25 साल के नीरज चोपड़ा डायमंड लीग चैंपियन भी हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ग्रीस ने पीएम मोदी को किया सम्मानित। राष्ट्रपति कैटरीना ने दिया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। जी हां दोस्तों, ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना एन साकेलारोपोलू ने शुक्रवार को एथेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। सम्मान प्राप्त करने के बाद पीएम मोदी ने ग्रीस की राष्ट्रपति और लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह दर्शाता है कि ग्रीस के लोग भारत के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं राष्ट्रपति कैटरीना साकेलारोपोलू सरकार और ग्रीस के लोगों को मुझे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह दर्शाता है कि ग्रीस के लोग भारत के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। G20 समिट, बैंक स्कूल बंद, बसों पर भी पाबंदी। अगले महीने दिल्ली में 3 दिन लागू होंगे यह नियम। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में सितंबर महीने में बहुप्रतीक्षित G20 समिट होने वाली है। इस समिट को लेकर दिल्ली में तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। G20 समिट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने 8, 9 और 10 तारीख को छुट्टी का ऐलान कर दिया है। दिल्ली सरकार और एमसीडी के सभी दफ्तर भी इन 3 दिनों तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही सभी स्कूलों में भी 3 दिनों का अवकाश होगा। इसी के साथ दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी तैयार कर ली है। इस दौरान दिल्ली पुलिस के नई दिल्ली जिले के तहत आने वाले बैंक और वित्तीय संस्थानों को भी बंद रखा जाएगा। पुलिस द्वारा पहले से चिन्हित दुकानों और व्यावसायिक जगहों को भी बंद रखा जाएगा। इन 3 दिनों में आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए एक वर्चुअल हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। इस हेल्प डेस्क के जरिए आपको अलग अलग रूट की जानकारी मिल सकेगी। नई दिल्ली आने वालों के लिए लोगों से मेट्रो का उपयोग करना सबसे अच्छा रहेगा। मेट्रो में कोई बदलाव या रोक टोक नहीं होगी। इसी के साथ एमसीडी एरिया के बाहर कोई रोक नहीं रहेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वित्त मंत्री का दावा, यूके के साथ जल्द शुरू होगा बिना शुल्क का व्यापार, सस्ते होंगे उत्पाद और आम आदमी को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यूके और कनाडा जैसे देशों के साथ मुफ्त व्यापार समझौता FTA अंतिम चरण में है। दोनों देशों के साथ जल्द ही बिना शुल्क वाले व्यापार की शुरुआत हो सकेगी। दिल्ली में चल रही B20 समिट 2023 में उन्होंने कहा कि यह भारत का समय है और हम सभी के लिए अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। B20 सम्मेलन में सीतारमण ने कहा कि FTA को लेकर वाणिज्य मंत्रालय की बातचीत ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों के साथ अंतिम चरण में है। इसके अलावा यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA के साथ भी हम मुफ्त व्यापार समझौते पर आगे बढ़ रहे हैं। इस एसोसिएशन में यूरोप के 4 प्रमुख देश लिechtenstein, नॉर्वे, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी जिनपिंग मीटिंग पर भारत चीन के अलग अलग दावे। विदेश मंत्रालय ने कहा चीन की रिक्वेस्ट पर मुलाकात हुई। ड्रैगन बोला भारत के कहने पर मिले लीडर्स। जी हां दोस्तों, ब्रिक्स समिट के आखिरी दिन 24 अगस्त को साउथ अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। इसके अगले दिन दोस्तों, चीनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि यह मीटिंग भारत की रिक्वेस्ट पर हुई। हालांकि विदेश मंत्रालय ने चीन के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया कि चीन की तरफ से कई महीनों से बायलैटरल मीटिंग की रिक्वेस्ट पेंडिंग थी। इसके बाद ही दोनों नेताओं में बातचीत हुई। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत अनौपचारिक थी। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा था कि मीटिंग के दौरान चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच योजना बगैर लेकिन गहराई से बात हुई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। G20 समिट में शामिल नहीं होंगे पुतिन। रूसी प्रेसिडेंट की जगह फॉरेन मिनिस्टर कर सकते हैं शिरकत। ब्रिक्स समिट से भी दूर रहे थे पुतिन। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने भारत में होने वाली G20 समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन दिमित्री पेस्कोव ने इसकी पुष्टि कर दी है। पुतिन ने 2019 में आखिरी बार जापान में हुई G20 समिट में इन पर्सन शिरकत की थी। 2020 में रियाद और 21 में रोम में हुई समिट में भी पुतिन वर्चुअली शामिल हुए थे। 2022 में बाली में हुई इस समिट में भी रूसी राष्ट्रपति मौजूद नहीं थे। पुतिन की जगह फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव नई दिल्ली आए थे। समिट 9 और 10 सितंबर को होने वाली है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप में ट्रंप का सरेंडर, 20 मिनट जेल में रहे, पहली बार किसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की आरोपी की तरफ फोटो खींची। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार सुबह फुलटन काउंटी पुलिस के सामने सरेंडर किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और फुलटन काउंटी जेल ले गई। उन्हें पुलिस रिकॉर्ड में कैदी नंबर P01135809 के रूप में दर्ज किया गया। ट्रंप की आरोपी की तरह तस्वीर खींची गई। 20 मिनट बाद वो जेल से बाहर आ गए। इसी के साथ ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनका कैदियों की तरह मग शॉट लिया गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने रिहाई के पहले शर्तों के साथ $2 लाख का बॉन्ड भरा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शरद पवार बोले अजीत हमारे नेता, एनसीपी में टूट नहीं, कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया। सुप्रिया सुले ने भी कल पार्टी का सीनियर नेता बताया था। जी हां दोस्तों, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी चीफ शरद पवार ने शुक्रवार को बारामती में कहा कि अजीत पवार उनकी पार्टी के नेता हैं। एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कोई पार्टी तब टूटती है जब पार्टी का एक बड़ा ग्रुप राष्ट्रीय स्तर पर अलग होता है। एनसीपी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। शरद पवार ने कहा कि कुछ लोग पार्टी छोड़कर गए, कुछ नेताओं ने अलग राजनीतिक स्टैंड लिया। लोकतंत्र में उन्हें इसका अधिकार है, इसे फूट नहीं कह सकते। अजीत हमारी पार्टी के नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब विपक्षी गठबंधन INDIA की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने जा रही है। दोस्तों 24 अगस्त को शरद की बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा था कि अजीत पवार एनसीपी के सीनियर लीडर और विधायक हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली LG पर भड़के विधानसभा स्पीकर, बोले उपराज्यपाल बीजेपी के लिए टूल की तरह कर रहे हैं काम। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना द्वारा आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को लिखी कथित चिट्ठी का मामला विवादों में घिर गया है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने ऐसी किसी भी चिट्ठी के मिलने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल मीडिया छाप बनते जा रहे हैं, साथ ही एक पार्टी के लिए टूल के तौर पर काम कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं बताना चाहूंगा कि मुझे आज तक किसी भी तरह का कोई पत्र राज्यपाल द्वारा नहीं मिला है। रामनिवास गोयल ने आगे कहा कि इस पूरे मामले में उपराज्यपाल की क्या मंशा है, किस तरह का षड्यंत्र है, कुछ कहा नहीं जा सकता। उपराज्यपाल मीडिया में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, पत्र के आधार पर ही कोई एक्शन हो सकता है। उपराज्यपाल पद की गरिमा को भूलकर एक राजनेता की तरह काम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुतिन ने वैगनर चीफ की मौत पर दुख जताया, कहा वो टैलेंटेड बिजनेसमैन थे, उन्होंने कुछ गलतियां जरूर की थी। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जून में अपने खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत पर अफसोस जताया। रूसी राष्ट्रपति ने गुरुवार शाम कहा कि प्रिगोजिन टैलेंटेड कारोबारी थे, मुझे उनकी प्लेन क्रैश में मौत का अफसोस है। हाँ, यह जरूर है कि उन्होंने कुछ गलतियां की थी। प्रिगोजिन की बुधवार देर रात एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। वो प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ थे। क्रैश में 10 लोग मारे गए थे। यह एयरक्राफ्ट मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। प्रिगोजिन के अलावा इस प्लेन में प्राइवेट आर्मी के को फाउंडर और पूर्व रूसी स्पेशल फोर्स कमांडर दिमित्री उत्किन भी सवार थे। वैगनर के और भी अधिकारी विमान में मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी सरकार से उम्मीद रखना बेकार, गोरखपुर में महिला नवजात की मौत को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट X पर एक अखबार की कटिंग पोस्ट करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि गोरखपुर की चिकित्सा व्यवस्था समाप्त हो चुके लाइसेंस वाले हॉस्पिटल फर्जी डॉक्टर फर्जी नर्स के सहारे चल रही है, जिनके परिवार के लोगों की जान इस बद इंतजामी और लापरवाही से जा रही है, वही इसका दुख दर्द समझते हैं। बीजेपी सरकार से उम्मीद करना बेकार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ईडी ने मनीष सिसोदिया के नए बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी। आप नेता कोर्ट से बोले मैं कितनी रोटियां खाता हूं, इसके सिवाय उन्हें सब पता है। जी हां दोस्तों, राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार 25 अगस्त को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नया बैंक खाता खोलने से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने की परमिशन दे दी। इसके बाद मनीष सिसोदिया नया बैंक अकाउंट खोल सकेंगे। सुनवाई स्पेशल जज M.K. नागपाल ने की। शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने मनीष सिसोदिया का पिछला बैंक खाता अटैच कर लिया था। मनीष सिसोदिया की रेगुलर बेल पर सुनवाई 4 सितंबर को होगी। सिसोदिया ने कोर्ट से कहा था कि वह पटपड़गंज के मौजूदा विधायक हैं और उनका वेतन ईडी के पास अटैच बैंक अकाउंट में जमा किया जा रहा है। उनका पिछला बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा शक्करपुर दिल्ली में था। कुर्की के कारण उनके परिवार को उस बैंक खाते से पैसे निकालने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्हें नया बैंक खाता खोलने की जरूरत है। सिसोदिया की वकील इरशा खान ने बताया कि कोर्ट ने उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करने की परमिशन दे दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी
गांधी बोले, चीन ने हजारों किमी जमीन हमसे छीनी। बीजेपी ने पूछा, राहुल को इतनी जानकारी कौन देता है, उनका चीन से क्या रिश्ता है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को लद्दाख दौरे के आखिरी दिन कारगिल में एक रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने भारत चीन बॉर्डर पर चल रहे गतिरोध को लेकर कहा कि चीन ने हजारों किमी जमीन हमसे छीनी है, मगर पीएम ने इस पर झूठ बोला है। वह कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई, यह सरासर झूठ है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आखिर राहुल को यह सब जानकारी कौन देता है, उनका चीन से क्या रिश्ता है, वह हमेशा आधारहीन बातें करते हैं। दरअसल दोस्तों, कारगिल में अपने लद्दाख दौरे का समापन करके राहुल श्रीनगर निकल गए। यह उनका निजी दौरा है। वह हाउस बोट और होटल में 2 दिन बिताएंगे। शनिवार को सोनिया भी श्रीनगर पहुंचेंगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन शेयर बाजार में रही गिरावट। सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 64,886 पर बंद। लिस्टिंग के बाद पहली बार जियो फाइनेंशियल में तेजी। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 365 अंक की गिरावट के साथ 64,886 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 120 अंकों की गिरावट रही है, 19,265 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और 7 में तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स स्टॉक्स की बात की जाए तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज जियो फाइनेंशियल, बजाज फिनसर्व और एशियन पेंट्स रहे, जबकि टॉप लूजर्स में लार्सन एंड टर्बो, डॉक्टर रेड्डी, जेएसडब्ल्यू स्टील रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईआईटी बॉम्बे को गुमनाम पूर्व छात्र से मिला 186 लाख रुपए का दान, अब बनेगा ग्रीन एनर्जी रिसर्च हब। जी हां दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे को खुद को गुमनाम रखने की शर्त पर एक पूर्व छात्र ने 18.6 मिलियन की रकम दान की है। आईआईटीबी के निदेशक शुभाशीष चौधरी ने इसकी तुलना उन मंदिरों से की है जहां लोग हुंडी में उदार रूप से दान डालते हैं। शुभाशीष चौधरी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि यह पहली बार है कि हमें कोई गुमनाम दान मिला है वास्तव में, जबकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में आम चलन है। मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी भी विश्वविद्यालय को कोई ऐसा डोनेशन मिला है जहां डोनर गुमनाम रहना चाहता है। दानदाताओं को पता है कि जब वे आईआईटी बॉम्बे को पैसा देंगे तो इसका उपयोग कुशलतापूर्वक और सही उद्देश्य के लिए किया जाएगा। दान करने वाले पूर्व छात्र के बारे में प्रोफेसर चौधरी ने बताया कि भारतीय शिक्षा जगत में यह एक दुर्लभ घटना है कि कोई परोपकारी व्यक्ति गुमनाम रहना चाहता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव तो बैडमिंटन खेल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द करने की मांग करते हुए बोली सीबीआई। कपिल सिब्बल ने दी यह दलील। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाला मामले में जमानत रद्द करने की सीबीआई की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनके किडनी ट्रांसप्लांट का हवाला दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है, अब सीबीआई चाहती है कि वह जेल जाएं। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि लालू यादव फिट हैं और बैडमिंटन खेल रहे हैं। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 17 अक्टूबर के लिए टाल दी गई है। सीबीआई के वकील की यह टिप्पणी लालू प्रसाद यादव को हाल ही में बैडमिंटन खेलते हुए देखे जाने के बाद आई है। यह तस्वीर तब वायरल हुई थी जब राजद प्रमुख किडनी ट्रांसप्लांट से उभर रहे थे। उन्हें झारखंड हाईकोर्ट की ओर से जमानत दी गई है, जिसे सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वनडे वर्ल्ड कप की टिकटें मिलने लगी। भारत के मैचों की 30 अगस्त से बिकेंगी, भारत पाकिस्तान मैच के 3 सितंबर से। जी हां दोस्तों, भारत में 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे वनडे वर्ल्ड कप के लिए टिकट शुक्रवार रात 8 बजे से मिलना शुरू हो गई। दरअसल दोस्तों www.tickets.cricketworldcup.com पर जाकर आप ये टिकट बुक कर सकते हैं। अभी भारत के मैचों की टिकट नहीं मिलेंगी, इसके लिए 30 अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा। भारत पाकिस्तान मैच के टिकट 3 सितंबर से मिलेंगे। सेमीफाइनल और फाइनल के टिकट 15 सितंबर से मिलेंगे। टिकट लेने के लिए फैंस को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। टूर्नामेंट की शुरुआत 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगी। भारतीय टीम अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को चेन्नई में खेलेगी। भारतीय टीम 30 सितंबर को इंग्लैंड के खिलाफ गुवाहाटी और 3 अक्टूबर नीदरलैंड्स के खिलाफ अपने अभ्यास मैच भी खेलेगी। वहीं दोस्तों वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मैच यानी कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। पहले यह मैच 15 अक्टूबर से खेला जाना था, लेकिन इसी दिन से नवरात्र की शुरुआत होने की वजह से भारत पाकिस्तान मैच सहित 9 मैचों की तारीखों में बदलाव किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वरुण गांधी ने पीलीभीत में उतारी युवा ब्रिगेड, इस रणनीति से बढ़ सकती है बीजेपी की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी अक्सर बीजेपी के खिलाफ अपने तेवरों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में इस तरह की भी चर्चा है कि बीजेपी
बीजेपी इस बार उनका टिकट काट सकती है, लेकिन वरुण गांधी भी पीछे नहीं है। तमाम कयासों के बीच उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। पीलीभीत में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसी रणनीति तैयार की है कि जो बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। वरुण गांधी इन दिनों पीलीभीत में काफी सक्रिय हो गए हैं। 2024 को देखते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में आने वाली 5 विधानसभा का दौरा शुरू कर दिया है। पहले ही उनके दफ्तर पर बीजेपी के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें 2024 के लिए अपनी नई टीम बनाना शुरू कर दिया है। इस टीम का कार्यकर्ता खुद को वरुण गांधी का सदस्य बताता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चंद्रयान 3 के लैंडर से रोवर के बाहर आने का वीडियो। चंद्रमा की सतह पर आधा किमी घूमेगा। 23 अगस्त को लैंडिंग हुई थी। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर से 6 पहियों और 26 किलो वाले प्रज्ञान रोवर के बाहर आने का पहला वीडियो इसरो ने शुक्रवार को शेयर किया। इसने गुरुवार से चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू कर दिया है। लैंडिंग के करीब 14 घंटे बाद गुरुवार सुबह इसरो ने रोवर के बाहर आने की पुष्टि की। लैंडर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर उतारा गया था। दोस्तों, चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल खोले। ये 1 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलता है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, रोवर 12 दिनों में लैंडर के आसपास आधा किलोमीटर तक घूमेगा। प्रज्ञान रोवर के पीछे के 2 पहियों पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और इसरो लोगों के इंडेक्ट बने हुए हैं। जैसे ही रोवर चंद्रमा पर उतरा तो उसके पहियों ने चांद की मिट्टी पर इन प्रतीकों की छाप छोड़ी। रोवर में 2 पेलोड भी लगे हैं जो पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब में लग सकता है राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम भगवंत मान को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने आम आदमी पार्टी सरकार पर संविधान के खिलाफ काम करने और उनके पत्रों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया है। राज्यपाल ने सीएम भगवंत मान को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया तो वे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी न देना स्पष्ट रूप से संवैधानिक कर्तव्य का अपमान है जो कि सीएम भगवंत मान पर लगाया गया है। ऐसा न करने पर मेरे पास कानून और संविधान के अनुसार कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इससे पहले राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम भगवंत मान पर जून में हुए विधानसभा सत्र के दौरान उनकी छवि खराब करने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी डिग्री विवाद। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका। मानहानि मामले पर रोक लगाने की याचिका हुई खारिज। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद में गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले पर रोक लगाने के अरविंद केजरीवाल के अनुरोध को खारिज कर दिया था। आरटीआई अधिनियम के तहत पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने के बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि का मामला दायर किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महबूबा की बेटी को 10 साल का वैलिडिटी वाला पासपोर्ट मिला। इल्तिजा को पहले 2 साल के लिए मिला था, वह भी केवल यूएई के लिए। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को 10 साल की वैलिडिटी वाला रेगुलर पासपोर्ट जारी कर दिया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने इल्तिजा को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे 10 साल की वैलिडिटी वाला रेगुलर पासपोर्ट जारी कर दिया है। इसके पहले 5 अप्रैल को इल्तिजा को संयुक्त अरब अमीरात यूएई में पढ़ाई के लिए 2 साल के लिए कंट्री स्पेसिफिक पासपोर्ट जारी किया गया था। पासपोर्ट 5 अप्रैल 2023 से 4 अप्रैल 2025 तक वैध था। पासपोर्ट पर इस बारे में स्टैंप लगा था। इसके लिए इल्तिजा ने करीब 1 महीने पहले हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस सीआईडी ने पासपोर्ट जारी करने के खिलाफ रिपोर्ट दी थी, इसलिए इल्तिजा को पासपोर्ट जारी नहीं किया जा रहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमाचल के मंडी में बादल फटा, 51 का रेस्क्यू। बारिश के चलते बदी में पुल 2 हिस्सों में बटा, एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से खाना पहुंचा रही। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बीते 48 घंटों में बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है। मंडी में बादल फटने से 51 लोग फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित बचा लिया। दूर दराज इलाकों में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से खाने पीने का सामान और जरूरी दवाएं पहुंचाई जा रही है। उधर दोस्तों, बदी जिले में बारिश के चलते बालद नदी में उफान आ गया और पुल 2 हिस्सों में टूट गया। मौसम विभाग ने हिमाचल में आज बारिश का येलो अलर्ट भी
जारी किया है। दोस्तों सिक्किम और पश्चिम बंगाल में रेड और असम, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर में भारी बारिश की संभावनाएं भी व्यक्त की है। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में मध्यम बारिश का अलर्ट है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पाकिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप कौन से साल में जीता था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप कौन से साल में जीता था तो जल्दी से उस साल का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।